नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज की क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिशन 2027 ग्रेड 3 भर्ती के लिए हम इस क्लास को पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है ये, और ये नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट है। टेस्ट के बाद यहाँ सीरीज मिल रही है। टॉपिक वाइज सीरीज में राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की चर्चा करेंगे, और जिस प्रकार राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने नया तरीका बदला है उस तरीके के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल में टॉप 30 क्वेश्चन ऊर्जा संसाधन के, जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी साथी अब तक हमारी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती चाहे L1 है, चाहे 2 है, चाहे मैथ साइंस है, चाहे SST वाले न्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो नानक क्लासेज ऐप में जाके ज्वाइन कर लें। आपको L1 में 15 शेड्यूल टेस्ट और 101 टॉपिक वाइज टेस्ट, पूरा सिलेबस का टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। मैथ साइंस में भी यही है और SST में भी यही है। तो ये टेस्ट सीरीज आप नानक क्लासेज ऐप में जाके ज्वाइन करो। जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे आपको 2 फायदे हैं। वो टेस्ट तो मिलेगा, प्लस उसकी आपको PDF भी मिलेगी। PDF के साथ अलग से आंसर की भी मिलेगी। तो जो साथी ऐसा महसूस करना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं करना चाहते, तो आप प्रिंट निकाल के पेपर दे के उसके बाद में उसकी आंसर की मिला सकते हो टॉपिक वाइज टेस्ट की। तो इसमें ज्योग्राफी पूरी हो चुकी है, मैं आपको कंटिन्यूज टेस्ट करवा रहा हूँ। यहाँ हम राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की चर्चा कर रहे हैं। चलो, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से परंपरागत ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय के उदाहरण है? किसके अनवीकरणीय के उदाहरण है? कौन से हैं जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है अनवीकरणीय? चलो, ताप विद्युत, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल व गैस, आणविक ऊर्जा, जल विद्युत। ये पूछ रहा है अनवीकरणीय, जिनको दोबारा तैयार नहीं किया जा सकता, न्यून वापस नहीं बन सकते, वो अनवीकरणीय में आते हैं। तो उसमें ताप विद्युत में कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल और आणविक, और एक आणविक ऊर्जा जो आपकी परमाणु ऊर्जा है, ये 2 है वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। तो केवल 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो जल विद्युत है इसको 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। इसको एक तो कहते हैं परंपरागत, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसको क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के सिर्फ और सिर्फ इसने क्या पूछा है? अनवीकरणीय पूछा है। इसने क्या पूछा है? अनवीकरणीय पूछा है, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अनवीकरणीय, जिनको नया नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जल विद्युत परंपरागत में आता है और नवीकरणीय में आता है। किस में आता है? नवीकरणीय में आता है। ये हमेशा ध्यान रखना, जल विद्युत की 2 बातें है तो परंपरागत, लेकिन नवीकरणीय में आता है। इसने पूछा है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अनवीकरणीय ऊर्जा पूछा है, तो उसमें ताप और आणविक ऊर्जा आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 सही है, ठीक है। अगर वो सीधा अगर पूछता परंपरागत सीधा पूछता तो ये तीनों आ जाते, लेकिन अब इसने परंपरागत कह के अनवीकरणीय और दे दिया, ठीक है। निम्न में से कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? अब इसने गैर परंपरागत पूछ लिया। गैर परंपरागत का मतलब होता है पहले नहीं थे अब है। अब आप कहोगे सौर ऊर्जा गुरुजी, सूरज तो पहले ही हो, लेकिन लोगन ठाक होनी हो भी, सूरज में बिजली बन जाएगी कि? हवा पहला भी, लेकिन लोगन ठाक होनी, पवन चक्कियां लगाए बात, कचरा तो पहले भी था, पशु पहले भी थे, है ना, लेकिन ज्ञान बाद में आया। वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के हैं। और नवीकरणीय भी है, दोबारा बन सकते हैं। अब जब तक कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, तो सूरज चांद रहेगा, सूरज रहेगा, हवा चलेगी, है ना, इंसान रहेगा, कचरा होगा, भैंसे गायें पशुधन होगा। तो सौर ऊर्जा भी गैर परंपरागत में आती है, पवन ऊर्जा भी आती है, और बायोमास ऊर्जा भी आती है। ये तीनों फिक्स है। ये जल विद्युत, अब जल विद्युत ये परंपरागत में आती है, आती परंपरागत में है और आती नवीकरणीय में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, तो ठीक है। अब ध्यान रखना, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, बायोमास भी है, बायोगैस भी है, बायोगैस भी है, याद रखना, ज्वारीय ऊर्जा भी है। ये सारे के सारे गैर परंपरागत है।
ये सारे के सारे गैर परंपरागत। अब जल विद्युत, अब यहाँ इसने गैर परंपरागत लिख दिया, नवीकरणीय, दोनों ही बात लिख दी। अब नवीकरणीय तो है लेकिन गैर परंपरागत नहीं है जल विद्युत, तो प्रश्न तो दोनों बड़े गजब के हैं। बस जिसने समझ लिया उसका उत्तर आ गया, जिसने नहीं समझा गई भैंस पानी में। तो उत्तर आ जाएगा 1 2 3। राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन का व्यवस्थित अवरोही क्रम घटता क्रम निम्न में से कौन सा है? राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन का व्यवस्थित अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? अब देखो राजस्थान में सीधी सी बात है, नॉर्मल बेसिक सभी को पता है जो पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो तापीय ऊर्जा का होता है, फिक्स है। तो ये तो गलत हो गया और ये हो गया। अब हम ये मत करना गुरुजी सौर ऊर्जा बहुत है, सौर ऊर्जा क्षमता बहुत है, उत्पादन की बात होती है। तो अभी अपने राजस्थान में ना सौर ऊर्जा, अगर मैं तापीय की बात करूं तो लगभग लगभग 13,000 के आसपास तापीय ऊर्जा मिलती है अपने। सौर ऊर्जा अपने को 9898 के आसपास, पवन ऊर्जा अपने को लगभग 4400 के आसपास मिलती है। पवन ऊर्जा अपने को 4400 के आसपास मिलती है और जल अपने को लगभग 1800 के आसपास, 1800 कुछ है, 1868, ये आंकड़े बदलते रहते हैं। और हमें बायोमास गैस से है लगभग 196 मेगावाट मिलती है। तो पहला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, तापीय सौर पवन जल गैस। हालांकि इससे पहले परमाणु भी आ जाएगा, आणविक भी आ जाएगा, लगभग 1100 कुछ 1180 मेगावाट। हालांकि 1700 कुछ हो गया लेकिन अब तक का आंकड़ा 1180 के हिसाब से, तो ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तापीय में अपना छबड़ा वाला हो गया, कोटा वाला हो गया, सूरतगढ़ वाला हो गया, झालावाड़ वाला हो गया, ये काली सिंध वगैरह, इनसे हमें ताप मिलती है। बाकी सौर ऊर्जा के संयंत्र जैसलमेर में है, जोधपुर में बड़ला है और है बहुत है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में स्थित है। ठीक है, गांव बता दूं, ठुकराना गांव है एक, ठुकराना गांव, वहां पे ये थर्मल बना हुआ है। 2820 मेगावाट क्षमता के साथ यह राजस्थान का सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है। बिल्कुल राजस्थान का सर्वाधिक उत्पादन इससे होता है, दोनों सही है। ये जो इकाई बनी थी, स्थापना हुई थी 1998 में। ठीक है, इकाई शुरू हुई थी, यहाँ से बिजली इकाई शुरू हो गई थी, वो 1999 में शुरू हो गई थी। ये प्रश्न आ रहा है। वर्तमान में इसकी 8 इकाइयाँ चल रही है, वर्तमान में 8 इकाइयाँ चल रही है। सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन कर रहा है हमारा सूरतगढ़ थर्मल पावर। इसे आधुनिक तीर्थ स्थल भी कहते हैं, आधुनिक तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ओके, ये याद रखना। तो दोनों ही बातें ही इसकी सही है। ओके, राजस्थान का पहला ताप विद्युत ग्रह कौन सा है? राजस्थान का पहला ताप विद्युत ग्रह कौन सा है? चलो बताओ। अब सूरतगढ़ तो सबसे ज्यादा कर रहा है, लेकिन आपसे पूछे राजस्थान का पहला ताप विद्युत ग्रह पूछे तो वो कोटा थर्मल पावर स्टेशन है। कोटा थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान का पहला थर्मल पावर है। अभी कोटा से लगभग 1240 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। और ये याद रखना बिटुमिन्स कोयले पर आधारित है, बिटुमिन्स कोयले पर आधारित है, ये भी याद रखना। राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन है वो, ये लगभग 1983 के आसपास बनता है, ये पहला है। ठीक है, याद रखना। अडानी थर्मल पावर प्लांट कवई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत बार प्रश्न आता है अडानी वाला। अडानी थर्मल पावर प्लांट कवई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अडानी थर्मल पावर प्लांट राजस्थान के 12 जिले के कवई में स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ निजी क्षेत्र में 660 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित है, 660 मेगावाट की 2 इकाइयां है, दोनों ही सही है। तो अडानी के द्वारा यह स्थापित किया गया, 12 जिले के कवई में स्थित है और यहाँ निजी क्षेत्र में 660 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित है। तो दोनों ही पॉइंट सही है। गिर्ल ताप विद्युत संयंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गिर्ल ताप विद्युत संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो बताइए, गिर्ल के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। गिर्ल लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र थुम्बली गांव बाड़मेर में है। गिर्ल लिग्नाइट आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है वो थुम्बली गांव बाड़मेर में स्थित है। यह राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट गैसीकरण आधारित विद्युत ग्रह है जिसकी स्थापना जर्मनी की केएलएफ कंपनी के सहयोग से की गई। जर्मनी की केएलएफ कंपनी है, उसके सहयोग से की गई। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, दोनों के दोनों पॉइंट
सही है। ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र बीकानेर जिले में स्थित है? स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र बीकानेर जिले में स्थित नहीं है? अब यह चीज जरूरी याद रखनी है। अब जैसे मैंने पढ़ दिया लिग्नाइट आधारित बीकानेर में स्थित है, लास्ट तक क्वेश्चन को जाना बहुत जरूरी है। अब बीकानेर में देखो, बरसिंहसर बीकानेर में है, बिथनोक, गुड्डा, भादरेसर, भादरेसर या इसको आप भादेसर भी कह सकते हैं, ये बाड़मेर में है। भादेसर या भादरेस ये बाड़मेर के अंदर है। तो बरसिंहसर है, बिथनोक है, गुड्डा, ये सारे बीकानेर में हैं, जबकि भादरेस या भादेसर ये आपका कहाँ पे है? बाड़मेर में। हाँ, अब याद रखना दो इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बरसिंहसर बिथनोक है ना, ये नेवली कॉरपोरेशन चला रहे हैं। नेवली कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन के माध्यम से इनका संयंत्र है वो संचालित किया जा रहा है। रामगढ़ गैस आधारित ताप विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामगढ़ गैस आधारित ताप विद्युत केंद्र, तो ये रामगढ़ की बात है। रामगढ़ वैसे राजस्थान में बहुत है, रामगढ़ विषधारी बूंदी में टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ क्रेटर झील है बारां में, रामगढ़ धौलपुर में भी है, रामगढ़ जैसलमेर में भी है। ये रामगढ़ कौन सा है? प्रथम गैस आधारित है, ये राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। तो ये जैसलमेर में है, 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। रामगढ़ गैस आधारित ताप विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? प्रथम गैस आधारित विद्युत ग्रह है ये, प्रथम गैस आधारित विद्युत संयंत्र है, विद्युत संयंत्र। ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए, कौन बताएगा? राजस्थान का पहला बायोमास आधारित, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पदमपुर श्री गंगानगर में, पदमपुर श्री गंगानगर में। चंबल परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चंबल परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है क्या? बिल्कुल गलत है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों राज्यों की 50-50 भागीदारी है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ देखो 4 बांध बने हुए हैं, 4 बांध है। चारों बांधों की बात करें तो एक बांध आता है गांधी सागर बांध, गांधी सागर, जहां से 115 मेगावाट बिजली मिलती है। एक आता है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट बिजली मिलती है। और एक है जवाहर सागर, जवाहर सागर, इस जवाहर सागर से 99 मेगावाट बिजली मिलती है। और चौथा आता है कोटा बैराज, कोटा बैराज, कोटा बैराज से कोई बिजली नहीं बनती है, ये बैराज है, सिंचाई के काम आता है। तो इनसे तीनों से अगर हम बात करें, इन तीनों से बात करें तो 386 मेगावाट बिजली बनती है, जो 50-50 बांट लेते हैं, जो 50-50 बांट लेते हैं। याद रखना, ठीक है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। माही परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माही परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों राज्यों की हिस्सेदारी 45-55 है, 45-55 है। माही परियोजना से उत्पादित संपूर्ण विद्युत का उपभोग राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। बताइए, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है? बताइए। तो आपको पता है कि इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है और गुजरात की 55% है। माही परियोजना से 144 मेगावाट बिजली मिलती है, वो सारी की सारी राजस्थान उपभोग करता है, जबकि पानी का जो हिस्सा है ना वो 45-55 है। गुजरात 55 है और 45 है। माही ये बांध बना हुआ है बोरखेड़ा गांव के अंदर, बोरखेड़ा गांव है, वहां पे एक बांध बना हुआ है 3109 मीटर लंबा, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके दोनों पॉइंट सही है। निम्न में से कौन सा जिला सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र सेज में सम्मिलित नहीं है? स्पेशल जो एनर्जी इकोनॉमिक जोन है, इकोनॉमिक जोन है, उसमें शामिल नहीं है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, तो नागौर इसमें शामिल नहीं है। देखो ये जोन बना हुआ है, इस साइड जो जोधपुर का भाग है, इस साइड आपका जैसलमेर का भाग है, बाड़मेर का भाग है। यहाँ सेज स्पेशल इकोनॉमिक एनर्जी जोन है, जो
स्पेशल और स्पेशल ऊर्जा के सौर ऊर्जा उद्यमिता के लिए बना हुआ है। अब आप जोधपुर में और देखोगे, वैसे तो अब जिले नए बन गए, बालोतरा नया जिला बन गया, जैसे फलोदी नया जिला बन गया, तो उससे बहुत सारी चीजें परिवर्तन हुई है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यह राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। दूसरा आपको पता है बांसवाड़ा में नापला गांव में बन रहा है। इसकी स्थापना 1965 में कनाडा के सहयोग से हुई थी और वर्ष 1973 में यहाँ विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1973 में यहाँ विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था। बताओ इसका सही, यानी एटॉमिक पावर स्टेशन का मतलब क्या है? एटॉमिक पावर स्टेशन का मतलब यह है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या है? ठीक है, इसको याद रखना है। अब मैं आपको एक और बता देता हूं, इसकी वर्तमान में 7 इकाइयां चल रही है, 7 इकाइयां चल रही है और 1780 मेगावाट बिजली का उत्पादन। और अब कई बार क्या कई इकाइयां वगैरह चलती नहीं है, तो ये कनाडा के सहयोग से है। ये राजस्थान का तो है पहला और भारत का है दूसरा। राजस्थान का पहला, भारत का दूसरा। D2O बारी आधारित है ये। ठीक है, कौन सा? कनाडा। और दूसरा बन रहा है नापला गांव बांसवाड़ा में। तो इसके दो ऑप्शन है वो दोनों ही सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा सोलर पार्क जैसलमेर में स्थित है? निम्न में से कौन सा सोलर पार्क है वो जैसलमेर में स्थित है? अब जैसलमेर से एक टुकड़ा कटा है फलोदी का बाग। ये जो फलोदी जिला है वो जैसलमेर और जोधपुर दोनों से अलग हुआ है। तो इसका उत्तर है नोक। नोक सोलर पार्क है, ये 925 मेगावाट क्षमता का है। ये आप अगर फलोदी ऑप्शन में नहीं है तो आप जैसलमेर करोगे। पुग्गल सोलर पार्क है, ये 2450 मेगावाट का निर्माणाधीन है और जैसे ये बन जाएगा, ये सोच लो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बन जाएगा, सबसे बड़ा। ये बीकानेर के अंदर है, ये भी बीकानेर में है। गुड्डा सोलर पार्क ये भी बीकानेर में है। बादरेसर ये बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो है वो बड़ला वाला है। अभी तो वर्तमान में बड़ला ये भी फलोदी में चला गया। अभी इसकी क्षमता 2245 मेगावाट है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। जैसे ये पुगड़ वाला निर्माणाधीन है, जैसे ही बन जाएगा ये सबसे बड़ा हो जाएगा। राजस्थान में पवन ऊर्जा की पहली परियोजना कहां स्थापित की गई? राजस्थान में पवन ऊर्जा की पहली परियोजना कहां स्थापित की गई? तो पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा की जो पहली परियोजना है वो अमर सागर में शुरू हुई थी। कहां हुई थी? अमर सागर के अंदर हुई थी 1999 में, 2 मेगावाट की। तो अमर सागर जैसलमेर में 1999 में स्थापित हुई थी 2 मेगावाट की। याद रखना, 2 मेगावाट की 1999 में अमर सागर जैसलमेर के अंदर स्थापित हुई। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सारों के जवाब आ जाने चाहिए। बाकी और भी बहुत सारी है, जैसे आप दूसरी पढ़ते हो तो देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे दूसरी तो दूसरी है देवगढ़। देवगढ़ वाला कौन सा है? प्रतापगढ़ वाला। और तीसरी पूछे तो वो बिठड़ी, तीसरी बिठड़ी फलोदी, बिठड़ी फलोदी के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। पवन ऊर्जा परियोजना और जिला, पवन ऊर्जा परियोजना और जिले के बारे में आपको बताना है। पवन ऊर्जा परियोजना और जिले के बारे में बताना है। देखो, देवगढ़ अभी मैंने आपको बताया, प्रतापगढ़, बिठड़ी फलोदी, मथानिया जोधपुर, हर्ष पर्वत सीकर में। यहाँ क्या हो रहा है? पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ सोडा बंदन, सोडा बंदन, सोडा बंदन ये जैसलमेर में। सोडा बंदन कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर, सोडा बंदन जैसलमेर में। इसके अलावा पोहरा, पोहरा ये प्रश्न पेपर में आते हैं। लोदरवा, पोहरा हो गया, लोदरवा हो गया, पिथला हो गया, पिथला, पिथला, बीरमसर, बीरमसर, पिथला, बीरमसर, लोदरवा, पोहरा ये सारे। इसके अलावा मोकला, सोडा बंदन, मोकला ये सभी के सभी जैसलमेर के अंदर है। और आपको पता है जैसलमेर को कहते हैं पंखों की नगरी। क्या कहते हैं? पंखों की नगरी कहा जाता है। ये सारी की सारे संयंत्र कहां पे है? जैसलमेर में। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष से सुमेलित कीजिए। संस्था और वर्ष, किस वर्ष कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा की स्थापना कब हुई थी? रेडा की स्थापना हुई 1985 में। राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड RSPCL की स्थापना
1995 को हुई थी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 2002 को हुई थी। यानी क्या है, आपसे पूछे राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आपका उत्तर आएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। फिर प्रश्न आता है, ये जो RREC बनाई वो किसको मिलाकर बनाई थी, तो रेडा और RSPCL इन दोनों को मिलाकर, ये दोनों थी पहले, इन दोनों को मिलाकर ये बना दी 2002 में। अभी ये काम कर रही है, तो इसके 1 2 3 सही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जो घटक है, घटक ए के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट लगाकर उसे विद्युत ग्रिड से जोड़ा जाता है तथा इसका पहला प्लांट जयपुर के बालोजी गांव में लगाया गया। बिल्कुल सही है। अब कोटपुतली बहरोड में चला गया ये, ठीक है। वैसे जयपुर याद रखना है, लेकिन फिर भी याद रखना कोटपुतली बहरोड में चला गया। ओके। घटक बी के अंतर्गत ऑफ ग्रिड कृषि पंप सेट आवेदकों को 7.5 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले सौर पंप सेट उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये भी सही, ये भी सही। और घटक सी के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जाकृत किया गया है। बिल्कुल सही है। अभी कंपोनेंट घटक एक और कंपोनेंट सी में राजस्थान प्रथम स्थान पे तो है कंपोनेंट ए में, और कंपोनेंट सी में तीसरे स्थान पे है। तो तीनों ही बातें यहाँ पे क्या है, सही हो जाती है। तीनों ही बातें यहाँ से क्या है, सही हो जाती है। ठीक है। रामगढ़ पावर प्लांट को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कहां से होती है? अब रामगढ़ जो है पावर प्लांट है, प्राकृतिक गैस पर आधारित है, जैसलमेर में। इसको जो गैस की आपूर्ति है वो कहां से होती है, तो याद रखना मनिहारी टिब्बा और तन्नोट से। मनिहारी टिब्बा और तन्नोट से गैस की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है धौलपुर, धौलपुर जो कंबाइंड गैस परियोजना है वो नेपथा गैस पर आधारित है। नेपथा गैस है ये प्रश्न। नेपथा गैस पर आधारित परियोजना किस जिले में है? धौलपुर के अंदर है। कहां पे है? धौलपुर के अंदर है। इसके अलावा एक गैस आधारित परियोजना जामरकोटड़ा में भी है। कहां है? जामरकोटड़ा में भी गैस आधारित परियोजना है। गैस आधारित परियोजना है, ये भी आपको याद रखनी है। अच्छा, प्रथम पूछे प्राकृतिक गैस की, वो है अंताबारा में। अंताबारा में ये पाइपलाइन के द्वारा केंद्र सरकार की है। किसकी है? केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की गई जो हजीरा बीजापुर जो गैस पाइपलाइन है उससे जुड़ी हुई है ये अंताबारा वाली। तो ये प्रश्न आज पहली ये थी। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी वाली है? तो सीधी सी बात है, HPCL और राजस्थान सरकार दोनों ने मिलकर HPCL 74% और राज्य की 26% के साथ अब ये रिफाइनरी तैयार हो चुकी है अभी। ठीक है, ये रिफाइनरी, इसके बारे में हम करंट में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र इसमें से कौन सा है? देखो, लिग्नाइट कवई दानपुर, ये दानपुर वाला वो है, बांसवाड़ा वाला परमाणु पर आधारित है। ये है ताप पर लिग्नाइट वाला नहीं है, अडानी वाला है। छबड़ा सूरतगढ़, ये तापीय है, कोयले पर सीधा आधारित है। और गिरल बांसवाड़ा ये भी नहीं है। गुड्डा गांव और गिरल जो बाड़मेर वाला है वो लिग्नाइट पर आधारित है। ऐश्वर्या, गुड्डा और भाग्यम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सारे जानते हो ये किसके हैं, ये किसके भंडार है? ऐश्वर्या, ये सारे के सारे किसके भंडार है? अभी जल्दी से बताओ 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 भी, बहुत आसान से है जो टॉपिक पढ़ के आता है। अब क्योंकि अब आप सोचते हो गुरुजी ऐसा प्रश्न पेपर में, ऐसे ही प्रश्न आते हैं पेपर में, सारे कभी टफ नहीं आएंगे पेपर में, प्रश्न मिक्स आएंगे। पेपर में प्रश्न आएंगे मिक्स। अब सारे टफ ही टफ दे देंगे तो ऐसा माहौल बन जाएगा, ऐसा माहौल बन जाएगा, दिमाग ही आपका खराब हो जाएगा। तो ये सारे तेल के क्षेत्र है बाड़मेर में। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 14 जिलों में। 4 बेसिन है, मैंने आपको बताया था कल। 4 बेसिन है, जैसलमेर वाला, बीकानेर नागौर वाला, और ये अपना जो क्षेत्र है बाड़मेर सांचौर वाला और विंध्यन बेसिन वाले 4 हैं। चारों के चारें 14 जिलों में। राजस्थान में किस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो सबसे ज्यादा अपने सौर ऊर्जा की है। और अभी ताजा मैं अगस्त तक की रिपोर्ट बताऊं, अगस्त 2026 तक की रिपोर्ट है। अगर बात करें इन सब की, अक्षय ऊर्जा की बात करें तो लगभग अक्षय ऊर्जा हो चुकी है 50,000 प्लस मेगावाट। 50,000 प्लस मेगावाट है। और सौर ऊर्जा अकेली पहुंच चुकी है 45,000 प्लस मेगावाट, इतनी पहुंच चुकी है।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना है। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो राजस्थान में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला सोलर पार्क है फलोदी के अंदर। बड़ला सोलर पार्क है फलोदी में। कितनी क्षमता है? 2245 मेगावाट क्षमता है। ये 4 फेज में चला है, 4 फेज में निर्माण हुआ है इसका। किस किस में? सबसे पहले 65 मेगावाट, एक 680 मेगावाट, एक 1000 मेगावाट और एक है 500 मेगावाट। ठीक है, 500 मेगावाट। तो टोटल मिला के 2245 मेगावाट का बड़ला सोलर पार्क है। इसमें 500 मेगावाट वाली जो इकाई है वो अडानी ने तैयार की है। किसने? अडानी ने तैयार किया। ये प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आता है। ओके, तो ये थे इतने सारे क्वेश्चन। 30 क्वेश्चनों का टेस्ट होता है। आप टॉपिक पढ़ के ये टेस्ट जरूर दिया करो। और टेस्ट सीरीज मैथ साइंस की भी चल रही है, एसएसटी की भी चल रही है, सीईटी वगैरह सारी टेस्ट सीरीज है, निरंतर पढ़ो। अब आगे देखो, लगभग 50,000 भर्ती की घोषणा की है। मान के चलो ये चुनाव होने के बाद भर्ती आनी है और पता नहीं चलता, टाइम का पता नहीं चलता। हम सोचते रहते हैं भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, कुछ नहीं बनेगा। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड खास करके शिक्षा विभाग की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको 1 साल पढ़ना पड़ेगा। अभी नानक क्लासेज की आरबीएससी की 6 से 12, और इतना टाइम आपके पास है, आप आरबीएससी को तो घोट दो, क्योंकि कक्षा 9वीं और 10वीं से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। और 11 वाले तो पिछला ट्रेलर देख लिया आपने। अपनी नानक क्लासेज की भूगोल का सूत्र पुस्तक है, इसके साथ आपको फ्री दी जा रही है आरबीएससी। नानक पब्लिकेशन ऐप पे ऑर्डर कर दो आप, डाक के माध्यम से घर पे पहुंचेगी। कॉम्बो पैक वाला ऑफर है, आप जरूर लें। भूगोल इसमें से पढ़ें, कला संस्कृति आरबीएससी से, क्योंकि 90% कला संस्कृति आरबीएससी है और पेपर में एग्जामिनर वही दे रहे हैं। आप सीईटी की तैयारी करो, 3rd ग्रेड की तैयारी करो, किसी की भी तैयारी करो, आपको ये पुस्तक दोनों जीके तैयार करवा देगी। तो नानक पब्लिकेशन पे ऑर्डर करके आप ये पुस्तक लें, इसके साथ आरबीएससी पढ़ के आप अपने क्वेश्चन को सही कर पा सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स के लिए कंटिन्यू सुबह की क्लास पढ़ रहे हो, है ना? तो निरंतरता से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, और मेहनत करोगे तो निश्चित सफल होगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ये लगातार आपको टॉपिक वाइज हमारी क्लासें दी जा रही है। पहले ज्योग्राफी चल रही है, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर कल्चर पढ़ेंगे, फिर जो जो टॉपिक है, 101 टॉपिक है L1 के, 101 के टॉपिक क्लियर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।